कपूर भी जुड़ रहे हैं। शुक्रिया सौमित्र सारी जानकारी के लिए। आशीष, सबके मन में ये बात आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के घर से बड़े दिनों बाद एक नई कंपनी का जन्म हो रहा है, जियो फाइनेंशियल्स, और काफ़ी इसमें उत्साह है निवेशकों के मन में। 260 के भाव से आप मूड बना रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे मुताबिक दो चीजें हैं। एक तो अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन की बात करें और प्योरली जो कंपनी का अभी तक है बिजनेस, उसके लिहाज से काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो मार्केट को भी अनुमान था लिस्टिंग का वो काफी कम था। लिस्टिंग इतनी ज्यादा प्रीमियम इसलिए भी हुई है क्योंकि रिलायंस का जो पूरा नेटवर्क है, रिलायंस का मेन प्लस रिलायंस रिटेल, और प्लस जो इस कंपनी को एक तरह से जो कैपिटल मिला हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। और तो इसलिए अनुमान ये है कि आगे चल के जो इनकी एक्सपेंशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। और दोनों चीजों से फायदा होगा। एक तो मैक्रो लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक्सपेंशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और रिलायंस इसका जो जियो फाइनेंशियल का जो कैपिटल बेस है प्लस जो नेटवर्क का एडवांटेज मिल रहा है रिलायंस के थ्रू और रिलायंस रिटेल के थ्रू, उसके कारण इनका जो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मेरे मुताबिक इसमें अगर आपके जैसे रिलायंस के अगर शेयर होल्डर थे, आपको जो मिले हैं शेयर्स, इसमें बने रहना चाहिए। और मेरे मुताबिक किसी भी डिक्लाइन में बाय करना चाहिए। मेरा रीजन ये है सिंपल कि एक तो जो ग्रोथ पोटेंशियल की बात की, दूसरा जो ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड है अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। रिलायंस इज वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स इन मार्केट्स। और मेरे मुताबिक एग्जीक्यूशन स्किल्स इनके बहुत अच्छी हैं, टाइम टेस्टेड हैं। और इस मान के चलना कि जियो फाइनेंशियल की भी जो एग्जीक्यूशन है वो आगे चल के अच्छी होगी। और जो जो ये प्लान कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बिजनेस, इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट्स, लोन्स का, इन सब में एग्जीक्यूशन अच्छी होगी। और उनका ऑलरेडी एक जैसे बताया कैपिटल बेस बहुत अच्छा बना हुआ है, प्लस नेटवर्क का ब्रांडिंग का एडवांटेज मिलेगा। इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा कि रिलायंस का जो आगे चल के जिस तरह से ग्रोथ का हम प्लान कर रहे हैं उम्मीद, इसमें इसमें बहुत एडवांटेज ये भी मिलेगा कि इनकी जो डिजिटल जो लिंकिंग है वो बहुत अच्छी है। रिलायंस का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है जियो का, उसमें बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स है और बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो उसका भी सारा एडवांटेज इस कंपनी को मिलना चाहिए और मिलेगा। और मेरे मुताबिक डिक्लाइंस में इसमें बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आशीष, एक बात निकल के आ रही है बाजार में कि बजाज फाइनेंस के कारोबार के ऊपर बार बार एक कंपैरिजन किया जाता है। वो सही है नहीं नहीं कह सकते कि भाई बजाज फाइनेंस के वैल्यूएशन पे दबाव बन सकता है, उन्हें कारोबार पे दबाव बन सकता है, क्योंकि कंज्यूमर लेंडिंग में बहुत अग्रेसिव हो जाएगा जियो फाइनेंशियल। आपकी क्या राय है? और बजाज फाइनेंशियल थोड़ा महंगा भी माना जाता है सही रीजंस की वजह से, सही कारणों की वजह से, लेकिन सस्ता स्टॉक नहीं माना जाता है। तो क्या आपको वाकई लगता है जियो फाइनेंशियल दबाव दे सकता है बजाज पे? कि मेरे मुताबिक ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट थोड़ा आया है। थोड़े अगर आप देखें इस बुल मार्केट में बजाज फाइनेंस का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, तो ऑलरेडी मार्केट ने उतना डिस्काउंट किया हुआ है। मेरे मुताबिक दोनों तरफ से चलेगा, क्योंकि एक तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लेयर आया है तो थोड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा मार्जिन पे प्लस उनके मार्केट शेयर पे। बट मेरा ये भी मानना है कि जो कंज्यूमर फाइनेंस का स्पेस है उसमें एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लेयर टिक सकता है, दो प्लेयर्स का भी स्पेस है उसमें। तो मेरे मुताबिक हल्का फुल्का इम्पैक्ट होगा शॉर्ट टर्म में, बट ओवरऑल मेरे मुताबिक मार्केट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है और बहुत सही दिशा में जा रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। तो और दूसरा से एक तरह से कभी मोस्टली ये भी होता है और यहाँ पे भी होगा कि जब कंपटीशन बढ़ता है तो जो एक्सपेंशन है मार्केट साइज की, उसमें भी एक एक्सलेटरेट तरह काम करता है। तो मेरा मानना है कि रिलायंस के आने के बाद पूरा जो कंज्यूमर फाइनेंस का जो ग्रोथ है उसमें भी ज्यादा तेजी आनी चाहिए। तो इसलिए स्पेस दोनों प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा बन जाएगा। और मेरे मुताबिक एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो इम्पैक्ट है बजाज फाइनेंस का वो ऑलरेडी मार्केट में हम देख चुके हैं। इसके आगे मेरे को नहीं लगता कि बजाज फाइनेंस में और ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और मेरे तक दोनों प्लेयर्स मेरे मुताबिक अपनी तरह से अपने अपने तरह से ग्रो करते रहेंगे और कंज्यूमर फाइनेंस स्पेस भी पूरा काफी अच्छे से एक्सपेंड करें।
लेंडिंग बिजनेस की तो आपने बात की, कंज्यूमर बिजनेस की, लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ यही एक डिवीजन नहीं होगी। जीएफएस जिसके लिए एम कर रहा है, एएमसी, वेल्थ, पेमेंट बैंक सब होगा उसमें। वहां पर उस स्पेस में आपको किस तरह का प्रेशर दूसरे पीयर्स के लिए लगता है? देखिए, जियो फाइनेंशियल का ऑलरेडी इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ टाई अप कर लिया है फॉर म्यूचुअल फंड। मेरे मुताबिक म्यूचुअल फंड स्पेस में ऑलरेडी 40 प्लस प्लेयर्स हैं। इनके आने से मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, जिस तरह से इक्विटी कल्ट एक तरह से इंडियन इन्वेस्टर्स में आ गया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं। मेरे मुताबिक आगे चल के इस पूरी स्पेस में भी जो ग्रोथ है उसका मेरे को नहीं लगता कि एक बड़े प्लेयर के आने से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे मुताबिक जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं उनका भी ग्रोथ बनता रहेगा और कंपटीशन अभी और भी आना है। अभी तो और भी बहुत प्लेयर्स हैं, 5-6 और म्यूचुअल फंड्स अभी लाइंड अप है एंट्री के लिए। तो मेरे मुताबिक ये स्पेस हीट अप हो रही है, बट क्योंकि पूरा ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें भी बहुत एक्सपेंशन हो रही है और बहुत ही मेरे मुताबिक अभी हम जो देख रहे हैं, मेरे नंबर से बड़े इम्प्रेस हो रहे हैं, पर मेरे मुताबिक चाहे एसआईपी के नंबर्स हों या ओवरऑल एयूएम के नंबर्स हों, उनमें भी बहुत ही सरप्राइजिंगली अच्छा एक्सपेंशन होने वाला है अगले कुछ सालों में। तो मेरे मुताबिक इनके आने से कोई बहुत एग्जिस्टिंग प्लेयर जो अच्छे एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। उनका ग्रोथ अभी भी बना रहेगा और इनफैक्ट जैसे मैंने बाकी चीजों में बताया, मेरे मुताबिक म्यूचुअल फंड्स में भी बड़े प्लेयर्स के आने से ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड ग्रोथ है उसमें भी और ग्रोथ भी आनी चाहिए। आशीष जी, जिनके पास शेयर मिले हैं उनके तो पास ठीक है, उनके पास तो है ही, और जिन्होंने नहीं लिए थे उस समय रिलायंस के शेयर, उनको जियो फाइनेंशियल के भी नहीं मिले। आज मौका उनके पास भी लेने का, और वो भी यकीन मानिए सेम रेट पे ही ले रहे हैं। जिन्होंने रिलायंस के शेयर रख के जो हिस्सा मिला और जो बिना वैसे ले रहे हैं वो भी आज सेम रेट पे ले रहे हैं। तो उनको आज ही लेना चाहिए या उनके पास तो फ्रीडम है, वो तो कल भी ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं, हो सकता है 20-30 रुपये 40 रुपये नीचे मिल जाए। देखिए, मेरे मुताबिक चांसेस यही हैं कि एक बार थोड़ा डिप लेगा, क्योंकि एक बार जब थोड़ा यूफोरिया सेटल हो जाएगा तो थोड़ा डिप लेना चाहिए। ज्यादातर मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा चांस यही है। मार्केट का एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, बट मेरे मुताबिक अगर आपने 100 लेने हैं सपोजिंग, तो उसमें से एटलीस्ट 30 या 40 तो आप अभी लिस्टिंग पे ले लें और फिर वेट करें। अगर डिक्लाइन आता है तो उसमें तो आपके ऐड करने की भी एक क्षमता रहेगी। पूरा इन्वेस्ट अभी लिस्टिंग पे ना करें, क्योंकि मेरे मुताबिक चांसेस जैसे बताया, चांसेस हैं कि एक बार 1-2 दिन में जब यूफोरिया थोड़ा सेटल डाउन होगा तो थोड़ा सा ये इसमें करेक्शन सेलिंग शायद आ सकती है। तो और क्योंकि वैल्यूएशन भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ है, मार्केट के एस्टिमेट से काफी बेटर हुआ है, तो एक कूलिंग ऑफ मेरे मुताबिक बनती है। तो आप पूरा 100% अभी इन्वेस्ट ना करें, पर डेफिनेटली थोड़ा 30-40% तो अभी खरीदें और उसके बाद फिर आपका स्कोप बनेगा और एवरेज करने का नीचे की तरफ। और अगर किसी वजह से नीचे नहीं आता तो आपका एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो आपने इन्वेस्ट कर ही लिया है। ये बात बहुत अच्छी कही आशीष जी ने। वो ये कह रहे हैं कि इस भाव से थोड़ा एक्सपेंसिव दिख रहा है, 25 से 30% आप जो लेना चाहते हैं वो अभी लीजिए, जिनके पास पड़ा है वो रखे रहें, और जैसे जैसे भाव घटेगा, क्योंकि आपके सौमित भी बता रहे थे $500 बिलियन की पैसिव इन्वेस्टर से सेलिंग आ सकती है। तो अगर कोई भी डिक्लाइन मिलता है आपको नीचे, तो आप अपनी रिमेनिंग पोजीशन बनाएं जियो फाइनेंशियल में, क्योंकि आशीष को ऐसा लग रहा है कि इस समय थोड़ी हाइप बनी हुई है, तो पूरी तरह प्राइस होता है। 7 सेकंड रह गए। आपको कामत साहब नजर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ, मुंद्रा जी भी साइड में खड़े हुए हैं, और ये हो गई लिस्टिंग जियो फाइनेंशियल्स की। दिखाइए रेड्डी साहब, फाइनल लिस्टिंग बताइए, दिखाइए कितने पे हुई है। जब सेटल होने वाला था भाव तो एक टाइम पे 400 भी दिखा रहा था, फिर उसके बाद नीचे नीचे आते तक 260 के आसपास सेटल हुआ और लिस्टिंग का भाव करीब करीब 265 रुपये के करीब ही नज़र आता है। अगर हम भाव स्क्रीन पे लेके आए तो व्यूअर्स को और भी मज़ा आएगा देखने में। 249 65 के आसपास होके थोड़ा सा नीचे आए, देखिए 250 रुपये का भाव। एग्जैक्टली हमने आपको बताया था कि आप ये भाव पर नज़र रखिए। $480 मिलियन की पैसिव फंड्स की सेलिंग मुमकिन है। शायद वही सेलिंग है जो आज इस समय थोड़ा सा नरम हुआ एक बार लिस्ट होने के बाद। तो आशीष जी, ऐसा कि आप बता रहे थे थोड़ी सेलिंग आई है, 250 के आसपास आ गया, एक बार आप लेंगे
कौन सी रेंज में आप बता दीजिए, अपने फर्स्ट 30% बाइंग का तो रेंज बता दी, नेक्स्ट 30% की बाइंग रेंज ही बता दें। देखिए मेरे मुताबिक हर 5% नीचे आपको बाइंग इसमें करनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा भी नीचे आएगा, डिस्पाइट जो पैसिव सेलिंग के आप बता रहे हैं। मेरे मुताबिक 30% अगर अभी ले लिया है तो हर 5% नीचे, मतलब अभी 10-12 रुपए नीचे आप थोड़ा थोड़ा करके आप बाइंग करते रहें। आप मेरे मुताबिक आपका यहाँ से लेके 200 तक की रेंज में आपका पूरा इन्वेस्ट होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि 200 का भाव आएगा, पर हर हर 10-12 रुपए नीचे आप अभी अभी 30-40% तो अभी करते हैं, और हर 10-12% नीचे आप एटलीस्ट 10% बाइंग करते रहें।